गुड आफ्टरनून क्लास। आज हमारा लेक्चर 12 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कल हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ कोलाश लॉ। कोलाश लॉ क्या बोलता है रोहित? कोलाश लॉ क्या होता है? पढ़ लिया करो जाके एक बार, 10-15 मिनट का काम रहता है वो। क्या होता है जी कोलाश लॉ? ठीक है, तो हमने इसका पहला एप्लीकेशन देखा था वीक इलेक्ट्रोलाइट का। लैम्प फॉर्मूले याद करने देते सुनूंगी मैं लास्ट में, मत सोचना कि बच गए हो। सुन लेता तो थोड़ा ध्यान रहता। लैम्डा एम नोट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना सीखा था। अच्छा ठीक है, बस हो गया। पहला एप्लीकेशन लैम्डा एम नोट निकालना सीखा था। दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था? मोबिलिटी निकालना, और फोर्थ में केएसपी वैल्यू निकालना या सोल्युबिलिटी निकालना सोल्स की। फिफ्थ एप्लीकेशन में लिखो, पांचवा एप्लीकेशन लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड पीएच। इसको डिटरमाइन करते हैं। अगर इसका मुझे केडी लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय H2। हम लिक्विड और सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को 1 क्यों कंसिडर करते हैं? ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके। लिक्विड और सॉलिड को मैंने 1 लिखवाया था ना, 1 के इक्वल मान लेते हैं। तो उसका रीजन है कि वो जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं दिखाते, तो उनमें वो चेंज देखने को नहीं मिलता, इसलिए जो उनकी पहले कॉन्सेंट्रेशन थी बाद में भी वही सेम रहती है। समझ गए इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे ये भी मान लो, अगर ये मैंने 1 मोल लिया 18 ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो कुछ ये आ जाता है 55.5 मोल। इसके 55.5 मोल्स में से कुछ 0.00000 समथिंग डिसोशिएट हो गए H प्लस और OH माइनस में। तो ओवरऑल डिसोसिएशन ना के बराबर होता है, इसलिए H2 की कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मानते हैं वहां 1 इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके डिवाइड में एक सेम टर्म रहती है, वो हमको नहीं जानना है अभी। तो ये KD क्या है? H2 ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये किसके इक्वल आ जाता है? H प्लस और OH माइनस की। इन्हीं दोनों को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा? नया कांस्टेंट देगा, उसी को हम बोलते हैं KW, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्या है? KW क्या दिखाता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ। तो इससे हम लैम्डा एम नोट से KW कैसे निकालेंगे? मान लो S सोल्युबिलिटी का वाटर, ये S मुझे H प्लस दिया, मतलब M मान लो, मोलारिटी के टर्म से बात करते हैं। M मोल्स H प्लस दिया और M मोल्स OH माइनस दिया। हमने कल पढ़ा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे M गोज टू सोल्युबिलिटी वाला टर्म। तो ये जो S और M जो भी मैं बोल रही हूँ वो किसकी वजह से आया है? जो पानी डिसोशिएट हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही तो है H प्लस और OH माइनस, बाकी तो जैसे था वैसे ही रखा हुआ है। तो हम लैम्डा एम क्या देखते हैं? लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। इसको इनफाइनाइट में टर्म में क्या लिख सकते हैं? कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय सोल्युबिलिटी। या फिर इसको अगर मैं लिखूं H2O की कॉन्सेंट्रेशन जो डिसोशिएट हुआ है, डिसोशिएटेड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। तो ध्यान रखना है डिसोशिएटेड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन आएगी नीचे, जो कि काफी कम ही रहेगी, पर यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं
और ये डिसोसिएटेड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या दिखा रहा है कि सॉल्यूशन में इतने ही H+ है और इतने ही OH- है। समझ रहे हो? तो इससे हम यूज कहा करेंगे, S निकाल लेंगे सब इंफॉर्मेशन लेकर। वही KW किसके इक्वल है? H+ और OH- के। तो H2O मेरा जा रहा है H+ और मान लो S मोल डिसोशिएट हुआ है H2O, तो H+ और OH- कितने बन जाएंगे? SS बन जाएंगे। ये S मोल बना, ये S मोल बना, तो KW क्या आ जाएगा? S² आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं। ये हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक रहता है। इसको रिलेट कर रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो कि हम लैम्डा एम नॉट इसमें सीखते हैं, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसका यूज करके मैं KW कैसे निकाल सकती हूँ? अगर मेरे पास KW आ जाता है या फिर मेरे पास H+ और OH- आ जाता है, तो pH और POH निकाल सकते हैं। pH किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ log ऑफ H+। H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, इसको सॉल्व करके pH निकाल लो। इसी तरह POH निकालना हो तो माइनस log ऑफ OH-। तो हमारे काम का इसका एप्लीकेशन में क्यों पार्ट आ रहा है? हमने लैम्डा एम नॉट से सोल्यूबिलिटी निकाल ली आयंस की, जितना डिसोशिएट हुआ है उससे हमने आयनिक प्रोडक्ट निकाला वाटर का, जो कि हम देखेंगे काफी कम आता है, क्योंकि पानी इतना डिसोशिएट नहीं करता है, वो 10⁻⁻14-15 के आसपास आता है, पर मैथमेटिकल टर्म में तो इतना निकाला जा सकता है, और हम पीएच और ओएच निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज? लिख लो इसको। यहाँ पे अपना ये वाला टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम इसके कुछ PYQs देखेंगे 4-5, उसके बाद एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आता है, वो पढ़ेंगे। फिर कल से इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करेंगे ना, चैप्टर ना आया अभी। सेवेंटी % हो गया, 30% बच गया। आज हो जाएगा ना भाई, 4-5%। पढ़ रखा है मैंने मैथ, जितना अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो प्लीज अपनी थोड़ी बुद्धि लगाना और उसको सोचने की कोशिश करना। काफी स्टेटमेंट वाले भी आते हैं, कैलकुलेशन क्योंकि काफी लंबी होती है तो कम दिए जाते हैं, या तो वो कोलाश लो वाला बोल देगा क्योंकि उसमें इजी कैलकुलेशन है, बाकी थोड़ा दिमाग वाला ही रहेगा। थोड़ा है। अच्छा, पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लो। और ये कापा भी किसका यूज करेंगे हम? डिसोशिएटेड वाटर का। लिखो, क्वेश्चन लिखो। नहीं हुआ अभी तक? ये लिख लेना भाई, कापा भी किसका है? डिसोशिएटेड वाटर का। लिखो, इफ कंडक्टिविटी, if observed conductivity, if observed conductivity of pure water, observed conductivity of pure water is 5.54 into 10⁻⁻8 per ohm per centimeter at 25 डिग्री सेल्सियस। ये वाली वैल्यू है कापा की, एंड लिखो लैम्डा की वैल्यू लिखो
लैम्डा एच इनफाइनाइट 349.8 और लैम्डा एच ओ एच का होता है 198.5 की यूनिट क्या आ जाएगी अपना? लैम्डा की यूनिट क्या होती है? पर मोल। ये दोनों तुमको लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तुमको निकालना है के डब्ल्यू ऑफ वाटर। कैलकुलेट के डब्ल्यू ऑफ वाटर। ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। के डब्ल्यू निकालने के लिए पहले H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जाननी पड़ेगी। वो जानने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो। H2O का कितना आ जाएगा? लैम्डा एम नॉट 349.8 प्लस 198.5 कितना आ रहा है इसको ऐड करके? 548. लैम्डा एम आ गया। कापा इन्होंने दे रखा है, मुझे एस निकालना है। तो कापा कितना दे रखा है? 5.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइडेड बाय 548.3 पर मोल। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1000। इसको मैं लिख देती हूँ सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ताकि मेरी यूनिट मोल पर लीटर में आ जाए। तो इसको कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? इसको कैलकुलेट करके कुछ आएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। ये सॉल्युबिलिटी किसकी है? डिसोशिएटेड H2O की। यहां तक सबको समझ आया कैसे की है? यही एक्चुअली में किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? H प्लस की और OH माइनस की मेरे सॉल्यूशन में या मेरे लिक्विड में। तो KW निकाल सकती हूँ मैं। यही किसके इक्वल है? H प्लस और OH माइनस के। हाँ, इसका स्क्वायर कर देंगे। KW क्या आ जाएगा? S स्क्वायर। तो 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मोलर का स्क्वायर। ये तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 1.02। 02 इंटू 10⁻⁻14 मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब तुम देख सकते हो कि 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पे कितना कम आयंस होते हैं अपने सॉल्यूशन में, या कितने कम आयंस होते हैं पानी में। इसलिए हमको करंट वरंट नहीं लगता है, मतलब मर आ जाते हैं अगर थोड़ी सी भी इसकी हाई आ जाती है तो, ठीक है। तो ये इसका आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन जो काफी कम है। होमवर्क कर रहे हो तुम? क्वेश्चंस कर लिए थे? हाँ, 4-5 थे, कुछ पहले भी कर लिए थे ना उसमें से। ठीक है, समझ गए ना कैसे किया? KW कैसे निकाला है? अगर तुमको कंडक्टिविटी की कोई और वैल्यू देते तो KW कुछ और आ जाएगा। इसलिए कुछ पानी कंडक्ट भी कर सकते हैं, वो इस पे वेरिएशन करके कर दिया जाता है, ठीक है। सी वाटर में जैसे आयंस मिल जाते हैं अच्छे खासे। लिख लिया? और अब अगर इस वाटर का पीएच पूछेगा वो भी निकल जाएगा, अप्रोक्स 7 ही आएगा। log 1 प्लस log की पावर 10⁻⁻7। अगर मैं इसका पीएच पूछूं तुमसे, इस जिसका कंडक्टिविटी तुमको दे रखा है, तो पीएच क्या हो जाएगा? 7 ही आएगा। पीएच क्या है? माइनस log ऑफ H प्लस।
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है 1.01 इंटू 10⁻⁻7। इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस लॉग 1.01 प्लस माइनस लॉग 10⁻⁻7, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये अप्रोक्सीमेट क्या है 1 के इक्वल मान लो। लॉग 1 की वैल्यू क्या आती है 0। लॉग 1 की वैल्यू 0, यहाँ पे -7 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। तो ऑलमोस्ट मेरा न्यूट्रल वाटर है, उसका पीएच 7 है। तो इस तरह से पीएच निकालना है। लिख ही लो इसमें तुम, ये भी लिख लिया ये, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, पहले क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़े। लिखो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये वाली चीज लिख ली है ना। हमने रिडॉक्स में कौन सी टाइट्रेशन पढ़ी थी, रिडॉक्स में कौन सी पढ़ी थी, रिडॉक्स आयोडीमेट, वो सब रिडॉक्स टाइट्रेशन का पार्ट है। इतना क्या सोच रहे हो, रिडॉक्स में रिडॉक्स पढ़ी होगी ना। इसमें हम सब रिडॉक्स में हम रिडॉक्स टाइट्रेशन को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमको कंडक्टोमेट्रिक पढ़ना, ये सब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इसका एक अलग से तुम्हारा सिलेबस में नीचे चैप्टर में दे रखा है। तुम्हारा नीट और जेई का सिलेबस उठाओगे, कभी देखा हो, उसमें उसमें नीचे में एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें टाइट्रेशंस है और फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होता है। तो इसमें हम एसिड बेस हम पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, कंडक्टोमेट्रिक पढ़ते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रो में, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टेंस की बात की जाती है, और रिडॉक्स टाइट्रेशन हम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक पोटेंशियोमेट्री होता है, एक कॉम्प्लेक्सोमेट्री होता है, वो हमको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या है, टाइट्रेशन क्या होता है, जब किसी का एक ग्राम इक्विवेलेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है, तो जब फुल रिएक्शन हो जाती है, उस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। मान लो जैसे एसिड बेस देखते हैं, 1 मोल HCl है नीचे में, 1 मोल HCl 10 ml लिया मैंने, ऊपर से मैं ब्यूरेट से 1 मोल NaOH का डाल रही हूँ, तो उसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम होना चाहिए ताकि उनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाए। अगर हम एक बार पहले एसिड बेस से थोड़ा समझ रहे हैं, कंडक्टोमेट्रिक में हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ग्राफ्स। हर तरह के ग्राफ 5 या 6 तरीके के ग्राफ होते हैं, वो हमको अच्छे से, अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो याद करो, ठीक है। पर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिक करवाया जा रहा है। तो टाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे टाइट्रेशन हो रही है, मान लो मैंने नीचे बीकर में लिया नीचे कुछ भी, यहाँ पे ब्यूरेट है, ब्यूरेट से हम NaOH की ड्रॉप डाल दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया एसिड, एसिड की मोलैरिटी है 1 मोलर, और बेस की इसका वॉल्यूम ले रखा है मैंने 10 ml। और हम भी जब भी कभी टाइट्रेशन में बात करते हैं हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट में बात करते हैं, ठीक है। जब एसिड बेस कर रहे थे या रिडॉक्स कर रहे थे, कंडक्टोमेट्रिक में हमको कंडक्टेंस की बात करनी है, पर पहले टाइट्रेशन का मतलब समझ रहे। तो एसिड कितने, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए, अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहे तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी और वॉल्यूम के टर्म में, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, M इंटू V होता है ना। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने तो किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, N फैक्टर से। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट मुझे निकालने हो तो क्या हो जाएगा, N फैक्टर मल्टीप्लाई बाय M इंटू V, यही एक्चुअली मेरी नॉर्मेलिटी तो है। इस तरह निकालते हैं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, N फैक्टर कितना होता है, अगर HCl लिया मैंने, मान लो 1 है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1, और वॉल्यूम कितना है 10 ml।
कितने आ गए ग्राफ इक्विवेलेंट? 1000 से करना पड़ेगा, तो 0.01 आ जाएगा। इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या रिएक्ट करने चाहिए? NaOH के रिएक्ट करने चाहिए, जब जाके मेरी रिएक्शन कंप्लीट होगी। और ऐसे ही पॉइंट को देखने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। जो उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोला जाता है। जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस पॉइंट। तो अब इसके इतने ग्राम इक्विवेलेंट होने के लिए इसका वॉल्यूम कितना यूज होगा? अगर ये भी 1 मोलर है, 10 ml यूज होगा। इस बात में कोई दुविधा कि इसका 10 ml क्यों हो रहा है? 10 ml के बाद हमको एक कलर चेंज देखने को मिलता है। एसिड बेस के केस में या फिर रिडॉक्स के केस में भी काफी कलर इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, जो उस एंड पॉइंट पे जैसे ही एक्स्ट्रा OH की ड्रॉप आएगी तुरंत कलर शो कर देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? जिसमें एक टाइट्रेंट होता है और एक टाइट्रेट होता है। अब कंडक्टोमेट्री में हम क्या देखते हैं? यहाँ पे तो हम कंडक्टेंस की बात करेंगे, आयनिक मोबिलिटी की बात करेंगे। तो जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा। तो वो हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं आफ्टर एडिशन ऑफ ईच वॉल्यूम ऑफ जो भी हमारे ब्यूरेट में रहेगा। ब्यूरेट में जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं उसके डालने से मेरा जो सॉल्यूशन है उसके कंडक्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो मेजर किया जाता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। क्या इस लाइन का मतलब समझ आया? जैसे यहाँ पे हम इक्विवेलेंट चीजें देख रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम की डिस्कशन होता है, कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है। जैसे एंड पॉइंट आएगा वो कलर चेंज के बेसिस पे हम करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक इसलिए फायदेमंद भी है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा इंडिकेटर नहीं चाहिए होता। तो जो इन रिएक्शंस के डिसएडवांटेज है वो मैं यहाँ पे कवर कर सकती हूँ। समझ आया कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब? और इसमें एक पॉइंट जो ध्यान रखने की होती है, H+ और OH- की सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होती है। H+ और OH- की अगर वो मेरे सॉल्यूशन में है तो वही सबसे तेज मूव कर रहे होगे, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस उनकी वजह से ही होगी। ये ग्रोथस इफेक्ट बोलते हैं। हमको वो नहीं पढ़ना डिटेल में। ग्रोथस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब रिसर्च किया था तो ये वाला ऑब्जर्वेशन किया था कि H+ एंड OH- हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी और हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की डेफिनेशन लिखना। In this type of titration, in this type of titration, in this type of titration, comma, on adding the titrant continuously, on adding the titrant continuously, ब्रैकेट में लिखो, and the continuous recording of the continuous recording of the corresponding change in electrolytic conductivity, comma, a sudden change in the a sudden comma, वो ब्रैकेट बंद कर देनी है, उतना ही रहना, comma, a sudden change in the conductivity is observed, and this point is called, जिस पॉइंट पे सडन चेंज ऑब्जर्व हुआ है, and this point is called equivalence point.
लिख लिया? एक और लिखो इसके नीचे, ये और में लिखो ये डेफिनेशन। In conductometric titration, the conductance of solution is measured. Conductance of solution is measured as drop by drop of titrant is added. Is added. तो टाइट्रेंट हम ऐड करें तो टाइट्रेंट कहाँ रहेगा? ऊपर ब्यूरेट में, उसको ब्यूरेट बोलते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? टाइट्रेट। यहाँ पे क्या रहेगा? टाइट्रेंट। और इसकी हम आफ्टर ईच ड्रॉप, या हमको कुछ आइडिया भी रहता है कि इसके आसपास इक्विवेलेंस पॉइंट रहता है, तो हम इसकी क्या करते हैं? कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस मेजर करते हैं। इज मेजर्ड एट ईच इंस्टेंट या आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। इस तरह का कुछ टाइट्रेशन हो रहा होगा। और इसका जनरली ये हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, जिसका हमको चीजें पता होती है, मोलैरिटी वगैरह सब। बना लिया ये? कैलकुलेशन यहाँ पे भी वही सेम ही रहती है। मुझे इसका वॉल्यूम, टाइट्रेशन का मेन काम होता है किसी अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना या अननोन कॉन्सेंट्रेशन को पता करना। तो एक का कॉन्सेंट्रेशन पता होगा, एक का नहीं पता होगा, तो वो ग्राम इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला निकाल के दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं। तो मुझे मेन उसका वॉल्यूम चाहिए होता है कि कितने वॉल्यूम करके मेरा एंड पॉइंट मिला है, कितने वॉल्यूम में रिएक्शन पूरी हुई है। लिख लिया? ये स्टार लगा के पॉइंट लिखो। द कंडक्टेंस ब्रैकेट में लिखो आयनिक मोबिलिटी of H plus and OH minus the conductance ब्रैकेट में लिखो आयनिक मोबिलिटी of H plus and OH minus is very large in aqueous solution. ठीक है, ये बना लिया है ना? अब हम सारों के ग्राफ स्टडी करेंगे। एक का मैं तुमको डिटेल में बताऊंगी, बाकी हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है? पहला केस लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया जाता है? कंडक्टेंस, या कंडक्टेंस की कोई और टर्म है तब भी चलेगा।
और यहाँ पे वॉल्यूम जो हम ऐड कर रहे हैं, जो हम ब्यूरेट में ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ब्यूरेट में NaOH ले रही हूँ तो मैं वॉल्यूम ऑफ NaOH लिखूंगी, अगर HCl ले रही हूँ तो HCl लिखूंगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्यूरेट इमेजिन कर लो भाई, ब्यूरेट से हम नीचे मैंने ले लिया है HCl, ब्यूरेट में है मेरा NaOH, ठीक है। हमको इस सॉल्यूशन की हम कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं। पहले इसको सुनना, पहले तो मैं लिखवा दूंगी लैंग्वेज में। सबसे पहले मेरे सॉल्यूशन में हम नंबर से देख रहे हैं। मान लो मेरे सॉल्यूशन में सबसे स्टार्टिंग में एट T0 पे 10H+ आयन है और 10Cl आयन है, ठीक है। इतना बात समझ आई? मैंने ये इमेजिन कर लिया कि इसमें 10 आयन H+ के और 10 आयन Cl- के। अब थोड़ा थोड़ा टाइम बाद हम ऊपर से वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं NaOH का, तो एक इंस्टेंट के बाद मान लो एक OH आयन और एक Na आयन अपने सॉल्यूशन में गया। थोड़े टाइम बाद हमारे पास क्या था, 10H+ थे, 10Cl- थे और एक Na गया और एक OH- गया। हाँ, ठीक है। अब क्या हुआ, एक H+ और एक OH तो H2 बना देगा, न्यूट्रल कर देगा ना। तो मेरे पास ओवरऑल क्या बचा इस केस में, मेरे पास बचा 9H+ बचे, 10Cl- बचे और एक Na+ बचा और एक H2O बना। ये चीज समझ आई? मैंने ये कैसे लिखा है? तो इस पॉइंट पे H+ की कंडक्टेंस Cl के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी रहती है इनकी। तो अब जब सेकेंड इंस्टेंट पे आए तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? इस सॉल्यूशन में मेरे पास 10H+ है, इस सॉल्यूशन में मेरे पास 9H+ है, 10 Cl- है जो पहले भी थे, एक Na+ है। तो एक H+ की जगह एक Na+ आ गया और Na+ की कंडक्टिविटी वाटर के कंपैरिजन में काफी कम रहती है। तो ओवरऑल कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात में किसी को डाउट? प्लीज इस एक केस को समझ लो अच्छे से, बाकी समझ जाओगे, बस इसको देख रहे हैं हम ध्यान से। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, इसके 5 मोल बचे H+ के, 5 मोल OH के साथ मिलके वाटर बना दिया। अब इस इंस्टेंट में मेरे पास क्या बचा, 5 H+ बचा, Cl-, अच्छा एक NaCl भी बन जाएगा, पर NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो डिसोशिएट आयंस के फॉर्म में ही रहता है, मतलब वो तो कंडक्टिव, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, तो उसको आयंस फॉर्म में लिख सकते हैं। अपने पास 10 Cl- बचे और 5 Na+ बचे और 5 H2O हो गए। इसमें किसी को प्रॉब्लम ये कैसे लिखा है? ये समझ आया ना, मतलब कंडक्टिविटी अभी और कम हो गई है, क्योंकि जो फास्ट मूविंग आयंस थे H+ वो 5 हो गए, 5 Na+ बन गए, पर Na+ तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम मूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंडक्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कुछ टाइम बाद मेरे सारे H+ जो भी सोल्यूशन में था पूरे कंज्यूम हो गए, मतलब मैंने उतना OH डाल दिया जितना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए था। तो इस टाइम पे क्या हुआ, 10H2O बन गए। इधर देखो भाई, उधर बाहर क्या चल रहा है, 10H2O हुए, Na कितने बन गए, 10 Na+ बन गए। अब इसके बाद में जब अगला NaOH डालती हूँ तो सॉल्यूशन में H+ तो है नहीं रिएक्ट करने के लिए, नहीं है ना, H+ सारे कंज्यूम हो गए। अब सॉल्यूशन में क्या बचेगा, 10H2O, 10 Cl-, 11 Na+ और 1, ये समझ आया क्या है? जब अगला मोल मैंने, अगला बूंद मैंने NaOH का डाला मेरे सॉल्यूशन में, यहां तक पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। अब सॉल्यूशन में 10 मोल वाटर के है, 10 Cl- है और 10 Na+ है, न्यूट्रलाइजेशन डन। यही होता है ना, HCl + NaOH gives NaCl + वाटर, वो हो गया। अब मैं जब अगला अगला ड्रॉप डाल रही हूँ NaOH का, तो उससे मुझे सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है, एक Na मिल रहा है और एक OH- मिल रहा है। क्या OH- की कंडक्टिविटी अच्छी होती है बाकियों के कंपैरिजन में? मैंने स्टार्टिंग में लाइन लिखवाई थी कि H+ एंड OH- हैज हाईएस्ट मोबिलिटी। तो अब कंडक्टेंस क्या होगी, इसके कंपैरिजन में इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी।
तो अब जब भी मैं जितना भी NaOH डालती हूँ, मेरे OH बढ़ते रहेंगे और कंडक्टेंस बढ़ती रहेगी। तो एक पॉइंट ऐसा है जो मिनिमम पॉइंट है, जहाँ पे कंडक्टेंस क्या है, सबसे कम। तो इसका ग्राफ जो बनता है कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। धीरे धीरे कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती है ऑन एडिशन ऑफ NaOH। एक पॉइंट आएगा जब क्या है, मिनिमम कंडक्टेंस है, ठीक है। उस पॉइंट पे मेरे पास सॉल्यूशन में ना तो कोई H प्लस है और ना ही कोई OH माइनस है। अब जैसे मैं अगला वॉल्यूम डालूंगी NaOH का, तो OH बढ़ेगी। अब OH की वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। और यही वॉल्यूम मुझे पता करना होता है अननोन की मोलैरिटी निकालने के लिए। इस फॉर्मूले में करने के लिए M1V1 इक्वल टू N2M2V2। तो इसमें सारी चीजें तुमको गिवन होती है, बस एक वॉल्यूम तुम फाइंड आउट करते हो इस टाइट्रेशन से और एक मोलैरिटी तुमको निकालनी होती है। ये इस टाइट्रेशन का सिग्निफिकेंस है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? भाई समझ लो, नहीं समझ आया तो पूछ लो वापस कि ये क्या, ये ग्राफ कैसे बना है। और ऐसे आगे करते जाओगे तो मेरे OH बढ़ते रहेगी, इसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ती रहेगी। बना लो इसको और इसको भी लिख लेना। ये तुमको क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्राफ रिकॉग्नाइज करने के लिए ही पूछते हैं कि किसका कौन सा ग्राफ है। तो ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अगर इसका उल्टा भी रहेगा वो भी सेम ही ग्राफ रहेगा। एक तो लिखने लगते ऐसे बहरे हो जाते हैं। क्या? हाँ ये भी लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो समझने के लिए कि इसका ग्राफ का रीजन क्या है। जो भी ब्यूरेट में रहेगा उसको हम यहाँ लिखते हैं, इसका ग्राफ भी सेम ही बनेगा। इसमें नीचे इस वाले ग्राफ में मेरे स्टार्टिंग सॉल्यूशन में क्या रहेगा, अगर मैंने ब्यूरेट में HCl लिया है, सॉल्यूशन में क्या रहेगा स्टार्टिंग में, NaOH रहेगा। तो कंडक्टिविटी OH की वजह से होगी, जो यहाँ पे H प्लस की वजह से। अब नहीं बनाएगी जी, बाद में बनाएगी। चलो लिखो इसी के अंदर, जो ये लिखवा है इसको लैंग्वेज में लिखवा रही। तूने लिख लिया? कोई बात नहीं, ऐसे नोटबुक में रहता है। मैं लिखती थी सर्स लैंग्वेज और माई लैंग्वेज। लिखो, मतलब जो मेरे टीचर की लैंग्वेज रहती है। इनिशियली, इसमें लिखो इनिशियली, इसी के नीचे, हाँ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आइस के नीचे लिख दो। अरे मतलब दोनों केसेस सेम ही है, जो मैंने अभी टाइट्रेशन करवाई है स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की है, ठीक है। बस उसमें इतना है कि जो ब्यूरेट में है वो उसका वॉल्यूम मुझे कंसीडर करना है, जिसका मैं वॉल्यूम ऐड कर रही हूँ। लिखो इनिशियली, हाँ हाँ, दोनों का उल्टा, कंडक्टेंस की, हाँ मतलब उसकी OH जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। स्टार्टिंग में उसमें OH की वजह से थी, बाद में उसमें OH प्लस की वजह से, बाकी सब सेम है। तो ग्राफ सेम रहेगा, बस कंडक्टेंस की वैल्यू थोड़ी बदल सकती है। H प्लस के लिए हम देखते हैं 349 पॉइंट समथिंग रहती है, अगर हम लैम्डा M की वैल्यू हमने देखी थी लास्ट क्वेश्चन में, और OH माइनस के लिए 198 कुछ रहती है। तो वो डिफरेंस है, पर बाकी सबसे उनका क्या है, ज्यादा। तो ग्राफ इसी तरीके का बनेगा। लिखो इनिशियली, initially the solution contains H plus ions which shows large conductance comma, as more and more NaOH is added,
is added, as more and more NaOH is added, comma, H plus ion is replaced by Na plus ion which has less ionic mobility, and that is why conductance of the solution decreases. कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन की कंडक्टेंस डिक्रीज होती है? जो ब्यूरेट में होता है, जो फ्लास्क में होता है, जो कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, आगे लिखो इसी में, एट द मिनिमम कंडक्टेंस वैल्यू, जो कि कौन सा पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये वाला, एट द मिनिमम कंडक्टेंस वैल्यू all H plus ions is replaced by all H plus ions is replaced by Na plus ions. All H plus ions is replaced by Na plus ions, and this point is called equivalence point. And if more NaOH is added, conductance of the solution start increasing due to OH minus ion. ठीक है, समझ गए? अब हम बाकियों के सिर्फ ग्राफ बनाएंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है, ये लिख लिया ना सबने? हमने दो ग्राफ बना लिए अपने, एक NaOH वर्सेस HCl और एक HCl वर्सेस NaOH। दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर है। दो बन गए ना भाई? नहीं बनाया तो बना लेना दूसरे वाला भी। सेकंड में यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस लिखा था ना, बना लो जिसने नहीं बनाया। बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका ग्राफ भी कैसा ही रहेगा, सेम, बस नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ HCl या फिर एसिड। नहीं बनाया जिसने, बना लो, मिस मत करना। कहीं सोचो वहां पे वॉल्यूम ऑफ, हमको तो HCl करवाया था, NaOH तो करवाया नहीं है, या NaOH करवाया था HCl करवाया नहीं, फिर बोलोगे नहीं करा रखा था इसको। ये वाला बना लिया ना? सबने बना लिया ना? नहीं बनाया?
लगे हो? ये किसका ग्राफ है? HCl वर्सेस NaOH, NH4OH। NH4OH कैसा बेस होता है? वीक बेस होता है। तो उसका ग्राफ कुछ इस शेप का बनता है कि स्टार्टिंग में कंडक्टेंस डिक्रीज होगी क्योंकि H+ रिप्लेस कर दिए गए हैं NH4 के द्वारा। उसके बाद कंडक्टेंस कांस्टेंट रहती है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो NH4+ और OH- में ज्यादा टूटेगा नहीं। भाई जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बात मत किया करो। ये प्रोसेस हो रहे, इधर सुन लो। जब टाइट्रेशन नहीं हुई है, मेरे सॉल्यूशन में क्या है? सिर्फ HCl है, तो कंडक्टेंस सबसे हाई वैल्यू पे। ड्यूरिंग टाइट्रेशन HCl NH4OH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, पर H+ किसके द्वारा रिप्लेस किए गए हैं? NH4+ के द्वारा। तो कंडक्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि H+ कंज्यूम हो रहे हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये रिएक्शन हो चुकी है। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, ये मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे क्या हो गया? रिएक्शन कंप्लीटेड, मतलब टाइट्रेशन मुझे पॉइंट मिल गया है वो। इसके बाद जब मैं NH4OH और डाल रही हूँ, तो वहां पे क्या था? NaOH था। NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि तुरंत आयंस में टूटता है। NH4OH एक वीक बेस है, तो वो इतना डिसोशिएट ही नहीं होता है कि वो और आयंस ज्यादा दे सके। तो हमको कंडक्टेंस ऑलमोस्ट क्या मिलती है? कांस्टेंट। तो इस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व होता है। समझ गए कैसे बनाया ग्राफ? मेन यही इंपॉर्टेंट है, पर अगर एक्सप्लेनेशन से याद रहे तो इससे याद रखो। H+ NH4+ रिप्लेस कर दे रहा है H+, जैसे वहां पे Na रिप्लेस कर दे रहा था, वहां पे यहाँ पे NH4+ कर दे रहा है। बस ये अब इसके बाद नहीं करवाओगे एक्सप्लेनेशन, अब ग्राफ ग्राफ बनवाओ। पता नहीं, मेरा मन फिर बाद में करने लगता समझा ही दूं, थोड़ा ध्यान रह जाएगा अच्छे से। हाँ, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन खत्म हो गया अभी, अब नए में आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, उसमें भी न्यूमेरिकल है भर भर के, थ्योरी भी है न्यूमेरिकल भी है। ये ग्राफ बना लिया ना? ग्राफ बना लिया? लिख लिया तूने ये अभिमन्यु? तो वो बात मत कर, लिख लिया है तो। फोर्थ बनाया मैंने, नया बनाया, वो थर्ड था, तो ये फोर्थ है। स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड, उससे अलग है देखो। नहीं नहीं, ये तो ठीक लिखा है। अच्छा हाँ, ये थर्ड है। हाँ, अब फोर्थ बनेगा। फोर्थ है, बस इसमें हमने नीचे में, पहले ब्यूरेट में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया था, अब ब्यूरेट में मैंने क्या लिया है? एसिटिक एसिड लिया है, जो कि एक वीक एसिड है, तो इसका ग्राफ भी सिमिलर रहेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाले? जब टाइट्रेंट, मतलब जो कि ब्यूरेट में मैं ले रही हूँ, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टेंस क्या रहती है? कांस्टेंट। पर अगर टाइट्रेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्टेंस क्या करेगी? बढ़ेगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग डिसोशिएट होगा और आयंस देगा। पहले ये बना लो, फिर कंक्लूजन लिखवा दे। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहे, मतलब सिमिलर सा ही है एकदम। NH4OH की जगह यहाँ पे CH3COH है, और HCl की जगह यहाँ पे NaOH आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन सेम है एकदम। लिख लिया?
ये बना लिया है, 4th नंबर का ये, मतलब 4 ग्राफ हो गया तुम्हारे। अरे क्यों एक्सप्लेनेशन मेरे से मिटवाया? वही सेम है, स्टार्टिंग में क्या है, सॉल्यूशन में वीक एसिड है। अच्छा वर्सेस वीक एसिड है ये। हाँ ठीक है ना, सॉल्यूशन में मेरे पास स्टार्टिंग में NaOH है। NaOH का कंडक्टेंस किसकी वजह से है? OH की वजह से, जो हाईएस्ट होगा सबसे आफ्टर एडिंग ड्रॉप्स ऑफ CH3COH। ठीक है, Na क्या रिएक्शन हो जाती है इसकी, NaOH प्लस CH3COH का हो जाएगा, सोल्ट बनेगा प्लस वाटर, ये रिएक्शन बनेगा। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन में उस OH माइनस की जगह ये वाले आयंस आ गए जो कि कम कंडक्टेंस रखते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, मतलब जब दोनों पूरे पूरे रिएक्ट कर गए, उसके बाद मैं क्या किसकी ड्रॉप डाल रही हूँ, एसिटिक एसिड की, जो कि क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोशिएट होगा नहीं, तो कांस्टेंट रहेगी। सिमिलर एक्सप्लेनेशन है, तो अगर घर जाके तुमको उससे रिलेट करके लिखनी हो तो लिख लेना अपने समझने के लिए। इतना कौन करेगा मैम, इतना बोल, ये क्या बोल रहे हो? तो कंक्लूजन में लिखो, अरे मैंने, मुझे भी रब नहीं करना था, सब में वही एक्सप्लेनेशन चाहिए। लिखो, इसके बाद एक कंक्लूजन लिखो इन चारों पॉइंट, चारों जो हमने केसेस किए। अरे कंक्लूजन लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इफ टाइट्रेंट इज if titrant is if titrant is weak electrolyte, if titrant is weak electrolyte, then conductance always remains constant, always remain constant, always remain constant after neutralization point, after neutralization point, ब्रैकेट में लिख दो इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या ब्रैकेट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ब्रैकेट में लिखना है, इक्विवेलेंस पॉइंट, बाय कुछ नहीं आएगा, बाय का काट। सेकंड पॉइंट लिखो, टाइट्रेंट मतलब क्या होता है, जो ऊपर ब्यूरेट में रहता है, तो उसको अपने कहीं लिख लेना भाई, वो चीज ध्यान देनी चाहिए तुमको। टाइट्रेट जो बीकर में रहेगा या कॉनिकल फ्लास्क में रहेगा। सेकंड पॉइंट लिखो, इफ टाइट्रेंट इज strong electrolyte, then conductance always increases, after neutralization point, समझ गए चारों केसेस? ग्राफ ध्यान रहेगा इसके चारों के, दो ही ग्राफ ध्यान रखने, दो तो सेम ही है। पांचवा केस लिखो, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस।
दो हो गए, 2 तरह के केसेस हमने पढ़ लिए, 2 तरह के और पढ़ने, मतलब टोटल 8 ग्राफ। वीक एसिड होता है CH3COH, NH4OH कैसा बेस होता है? वीक बेस होता है। इनके बीच में जब टाइट्रेशन होता है कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, हल्का सा डिप रहता है, बहुत माइन्यूट सा, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ वैसा, हल्का सा डिप रहेगा, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों कैसे हैं? वीक ही है। मतलब हमने जो अभी पॉइंट लिखा, कंक्लूजन पॉइंट, अगर टाइट्रेंट मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद क्या हो जाती है? कंडक्टेंस कांस्टेंट। तो वीक है मेरा टाइट्रेंट तो कांस्टेंट हो जाएगी। देखो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, ये ग्राफ ऐसा क्यों बनता है? सबसे स्टार्टिंग में बिफोर टाइट्रेशन बीकर में वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एसिटिक एसिड है, वीक है तो उसका कंडक्टेंस कम ही होगा। उसके बाद हल्का सा मैंने 1 या 2 ड्रॉप जब NH4OH डाला तो ये रिएक्शन हुई, यहाँ पे जो भी था वीक एसिड तक कुछ ना कुछ तो डिसोशिएट हुआ होगा, 1 मोल 2 मोल 3 मोलिक्यूल, वो H प्लस किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए गए? NH4 प्लस के द्वारा। तो थोड़ा आयनिक मोबिलिटी हल्का सा कम हुआ स्टार्टिंग में, पर जब और रिएक्शन किया, जब और NH4OH डाला तो ये सोल्ट बनना स्टार्ट हुआ, और ज्यादा जो भी है सोल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि पूरे आयंस में डिसोशिएट होगा, तो उस डिसोसिएशन की वजह से कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज होना स्टार्ट हुई। फिर एक न्यूट्रल पॉइंट आया जहां पे मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब अब कंडक्टेंस किसकी वजह से थी? सिर्फ अमोनियम एसिटेट की वजह से थी, ठीक है, वो हाईएस्ट कंडक्टेंस थी। उसके बाद अब तो फिर वीक बेस है, वीक बेस कितना भी डाल लू मैं, कंडक्टेंस क्या रहेगी? ऑलमोस्ट सेम, कांस्टेंट रहेगी। समझे क्यों ऐसा है? ये लिख लो। समझ आ गया या नहीं है क्या क्यों ऐसा ग्राफ बना? ये ग्राफ बना लिया ना, ठीक है, मैं अपना काम कर लेती हूँ, तुम अपना काम कर लो। बस ये लास्ट ग्राफ बनाना है, नहीं ग्राफ बनाना, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, सेम ग्राफ बनाना, बस ऊपर वाला स्टेटमेंट चेंज कर रही। यहाँ पे आ जाएगा अपना एसिड और यहाँ पे आ जाएगा बेस। सिमिलर एक्सप्लेनेशन रहेगा इस पे आपका। पहले ब्यूरेट में NH4OH का, अब ब्यूरेट में एसिटिक एसिड। यहाँ लिख दे तू, और नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, कहीं पे भी लिख, वो अलग से न्यूट्रल पॉइंट को बता रहा है। ये चीज लिख ली है? कुछ नहीं लिखवा रही, पर ये लोग बकवास कर रहे हैं। रोहित ये लिख लिया और ये ग्राफ बना लिया, 6th केस का है ये। बात क्या करने लग गया था फिर? वाह, क्या तुम सच में? लेकिन छोड़ा, नहीं अभी रुक जाओ। सामने वाला तो बेवकूफ बैठा जो सामने से देख रहा है सारा, उसको क्या पता चलता है? हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम कोई और बात कर रहे हैं। तूने बना लिया ग्राफ? ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, ये क्लास खत्म हो रही है, पर फॉर्मूले सुनूंगी मैं अभी 10 मिनट। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। नहीं नहीं